Good morning student. You are most welcome in my YouTube channel study classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जिसकी ऑथर है एनी जंग, इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट, जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इस लेसन में स्टूडेंट ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट अबाउट द ऑथर, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और देखिए उसमें लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर एनी जंग। एनी जंग इसकी ऑथर है, लेखिका है। She was born in 1964। उनका जन्म 1964 में हुआ था इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उन्होंने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत की। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, दोनों ही राइटर थे। एनी जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, और एनी जंग ने एक राइटर के रूप में अपना कैरियर इंडिया में ही शुरू किया। शी हैज बीन एन एडिटर, वह एक संपादक भी रही, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रॉड। वह भारत में और विदेशों में एक एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में उन्होंने लेखन कार्य किया। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। और जो बुक में आपका लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, ये उनकी एक बुक है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें कि बचपन की खोई हुई कहानियों के बारे में किस तरह से बच्चे अपने बचपन में किन किन अवसरों को खो देते हैं, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो जो इस लेसन का टाइटल है वही उनकी बुक का भी टाइटल है। Here she analyzes the grinding poverty and traditions। यहाँ पर वह अत्यधिक गरीबी और उन परंपराओं का विश्लेषण करती हैं which condemn the children to a life of exploitation, जिनसे बच्चों का किस तरह से उनके बचपन में ही उनका कितना कष्टदायी ढंग से शोषण होता है। उन्होंने अपने इस लेसन के माध्यम से हमें इस लेसन के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना मिलती है, हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो युवा अपने बचपन में ही कितने अच्छे चांसेस को खो देते हैं, किस तरह से उन्हें अपना शुरुआती जीवन कितने संघर्ष में, कितनी गरीबी में, कितने कष्टों का सामना करते हुए व्यतीत करना पड़ता है। इस स्टोरी के माध्यम से एनी जंग हमें बताती है। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी जो मैंने बताया लॉस्ट स्प्रिंग का स्टूडेंट यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि खोया हुआ बसंत। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, स्प्रिंग मीन्स बसंत। तो ये कोई खोया हुआ बसंत नहीं है, बल्कि ये वो कहा जाए एक प्रकार से ऐसा समय है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनके पास आज चांस है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करना है, अच्छे अवसर प्राप्त करना है, अपना अच्छा कैरियर बनाना है, ये सब अवसर वो खो देते हैं। इसलिए इस लेसन का नाम दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कि बचपन में वो किस तरह से अपने हंसी खुशी खेलने और पढ़ने के जितने अवसर हैं, अपना कैरियर बनाने के, अच्छा कैरियर बनाने के जो अवसर हैं,
बच्चे सभी को देते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, तो कभी कभी मुझे कूड़े करकट में 1 रुपया मिल जाता है। इस जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें एक साहब नाम का एक लड़का है, और साहब नाम का लड़का जो राइटर है एनी जंग, उनके आसपास पड़ोस में कूड़ा कचरा बीनने के लिए जाता है। तो राइटर उससे, जो एनी जंग है लेखिका है, वो उससे पूछती हैं, देखिए आप लोग अपनी बुक में व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हैं, उस लड़के से पूछती हैं। कौन? लेखिका। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो लेखिका कहती है, मैंने साहब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, जब वो प्रतिदिन उसको अपने पड़ोस में ही कूड़े कचरे के ढेर में कुछ बहुमूल्य चीजें सर्च करते हुए, खोजते हुए देखती है, तो वो उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब बहुत पहले ही अपना घर छोड़ाया है। सेट एमडिस्ट हिज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका जो घर था वो ढाका में हरे मैदानों के बीच था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसे अपने घर की याद बहुत दूर दूर तक भी नहीं आती है, यानी वो अपने घर को पूरी तरह से भूल चुका है। There were many storms that swept away their fields and home। तो स्टूडेंट, वहां पर ढाका में, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है स्टूडेंट, बहुत सारे तूफान आते थे जो उनके खेतों और मकानों को बहा करके हवा में वो सारा डिस्ट्रॉय कर देते थे। His mother tells him, उसकी माँ उसे बताती है, that is why they left looking for gold, और यही कारण है कि उन्होंने अपने रहने के स्थान ढाका को छोड़ दिया, और यहाँ पे बड़े सिटियों में, बिग सिटी लाइक दिल्ली में आके यहाँ पर वो कुछ उपयोगी चीजें गार्बेज में ढूंढते हैं। Where he lives now, जहाँ पर वह आप रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away। दूसरी तरफ देखकर उसने कहा कि उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, और कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसे कूड़ा कचरे में बहुमूल्य चीजें, कुछ कीमती चीजें ढूंढना पड़ती है, उसकी मजबूरी है। Go to school, I say glibly। ग्लीबली का मतलब है कॉन्फिडेंस के से बिना सोचे समझे। लेखिका ने कहा कि भाई स्कूल जाओ, तो स्कूल नहीं आती। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही लेखिका ने ये महसूस कर लिया कि उसकी ये जो सलाह है वो कहाँ तक उचित है। वो लड़का कहता है, साहब देयर इज नो स्कूल माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब गवर्नमेंट यहाँ पर स्कूल बनवा देगी तो मैं वहाँ पर जाऊंगा। प्लीज टर्न ओवर, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। लेखिका कहती है कि अगर मैं एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम लोग आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए पूछा। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, हंसते हुए। A few days later I see him running up to me। कुछ दिनों के बाद मैं उसे देखती हूँ कि वह दौड़ते हुए मेरे पास आता है। Is your school ready? और मुझसे पूछता है, लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो लेखिका उसे जवाब देती है, It takes longer to build a school। एक स्कूल को बनने में बहुत समय लगता है। I say embarrassed, मैंने शर्म महसूस करते हुए कहा। At having made a promise, चूंकि मैंने उसे वादा किया था। That was not meant, और जिसका ये तात्पर्य नहीं था। लड़का उसको सीरियसली ले गया। But promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन मेरे जैसे प्रोमाइज बहुत सारे लोगों ने उसे इस अंधकारमय संसार में किए होंगे। After months of knowing him, महीनों उसको जानते हुए, I asked him
his name. महीनों से लेखा उसे देख रही थी तो उसे जानने लगी थी। लेखा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, साहब ए आलम। ही अनाउंसेस, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसकी मीनिंग जानता होता तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहब ए आलम का मतलब है इस सारे विश्व का भगवान, प्रभु, स्वामी। He would have a hard time believing it, लेकिन उसके पास इतना बुरा समय था कि उसे इन सब चीजों को समझने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। Unaware of what his name presents, और वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसका नाम किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। He roams the state with his friends, वह अपने मित्रों के साथ सड़कों पर घूमता रहता है, भटकता रहता है। An army of barefoot boys, और नंगे पैरों वाले लड़के जो कि घूमते रहते हैं। Who appear like the morning bird and disappear at noon, जो सुबह सुबह पक्षियों की तरह, चिड़ियों की तरह आते हैं और दोपहर होते ही गायब हो जाते हैं। Over the months I have come to recognize each of them, और महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। लेखा कहती है कि मैं रोज रोज उनको देख रही थी, उनको रोज रोज देखते हुए मैं उनको पहचानने लगी थी। Why are you not wearing chappals? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि भाई आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो उसने जवाब दिया, My mother did not bring them down from the cell. उसने कहा कि मेरी माँ उसे सेल्फ से देती नहीं है। He answered simply, उसने बिल्कुल साधारण रूप से उत्तर दिया, Even if she did, he will throw them off. Adds another, और तभी दूसरा बोला कि अगर उसकी माँ उसे चप्पल पहनने के लिए दे भी दे तो ये उसे पहनता नहीं है। Who is wearing shoes that do not match, जो कि इस तरह के शूज पहने हुए था जो उसके पैरों में मैच नहीं कर रहे थे। मतलब किसी ने उसको शूज दे दिए थे तो एक पैर में किसी कोई दूसरा शूज और एक में दूसरा कोई और शूज, इस तरह से वो मैच नहीं कर रहे थे। When I comment, और जब मैंने कहा he shuffles his feet and says nothing, तो वह अपने पैर घसीट कर चलने लगा और उसने कुछ नहीं कहा। I want shoes, मैं जूते चाहता हूँ। Says a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसे अपने पूरे जीवन में कभी भी शूज पहनने के लिए नहीं मिले थे। Traveling across the country, और सारे देश में यात्रा करते हुए I have seen children walking barefoot, मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज, नगरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पे भी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये पैसे की कमी के कारण नहीं बल्कि एक परंपरा के रूप में पैदल चलने की इज वन एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक प्रकार की व्याख्या है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मैं समझती हूँ, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि ये एक बहाना नहीं है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, बल्कि लगातार निरंतर एक गरीबी को छुपाने की बात है। ये लोग अपनी गरीबी को छुपाने की बात करते हैं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं थी। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, एक बार यूडुपी के एक व्यक्ति की कहानी मुझे याद है जिसने मुझे बताया। एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, के एक लड़के के रूप में वह स्कूल जाता था और एक पुराने मंदिर से गुजरता हुआ वो स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। He would stop briefly at the temple, और वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाता था। And pray for a pair of shoes,
करता था। 30 years later, 30 साल बाद I visited his town, मैंने उस टाउन का भ्रमण किया, and the temple, और उस मंदिर का किया, which was now drawn in an air of desolation, जो कि अब बिल्कुल ही सुनसान और निर्जन था। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे, where lived the new priest, जहाँ पे एक नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chair, वहाँ पे लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform, एक लड़का जो कि एक ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। Wearing socks and shoes, जो सॉक्स और शूज पहने था। Arrived painting, हाँफते हुए आया। And threw his school bag on a folding bed, और उसने अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। Looking at the boy, उस लड़के की ओर देखते हुए, I remembered the prayer another boy, मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आई। Had made to the goddess, उसने देवी माँ से एक प्रार्थना की थी। When we had finally got a pair of shoes, कि वो कहती है, देवी माँ, जब मुझे जूते प्राप्त हो जाए, let me never lose them, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं उनको कभी खोऊं नहीं। The goddess had granted his prayer, और उस देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। Young boys like the son of the priest now wore shoes, और अब जो नौयुवक लड़के हैं जैसे कि उस पुजारी के अब शूज पहनते थे। But many others like the ragpickers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन बहुत सारे जो कि कूड़ा कचरा इकट्ठे करने वाले जो मेरे पड़ोस में रहते थे, वो अभी भी बिना जूते चप्पल के रहते थे। My acquaintance with the barefoot ragpickers lead me to सीमापुरी, और मेरा कूड़ा कचरा एकत्रित करने वाले पैदल चलने वाले बच्चों से परिचय हो गया, और ये परिचय मुझे एक बार सीमापुरी ले गया। A place on the periphery of Delhi, जो कि दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। Yet miles away from it, लेकिन ये दिल्ली से मीलों दूर है। अगर इसकी तुलना की जाए तो ये मीलों दूर है। Those who live here are squatters, और ऐसे लोग जो यहाँ पे सीमापुरी में रहते हैं, वो लोग स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब है स्टूडेंट, a person who unlawfully occupies an uninhabited building, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कानूनी रूप से ऐसी बिल्डिंग में रह रहा है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसे हम स्क्वेटर्स कहते हैं। Who came from बांग्लादेश back in 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए थे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 1971 में 1971 में बांग्लादेश गॉट इट्स फ्रीडम, 1971 में बांग्लादेश को अपनी स्वतंत्रता मिली थी। 1971 के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे। तो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। साहब फैमिली इज अमंग देम, और साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी उन दिनों एक वेस्टलैंड थी। इट स्टिल इज, और यह अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन यह अधिक समय तक खाली नहीं रही। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब वहां पे मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैरपोलिन, अब यहाँ पे चद्दर के, त्रिपाल के, मिट्टी के कुछ झोपड़पट्टी बन गए हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे अभी भी सीवेज, नाली और रनिंग वाटर्स को निकलने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। लिव 10,000 रैगपिकर्स, यहाँ पे लगभग 10,000 कूड़ा कचरा बीनने वाले रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, और उनको यहाँ पर रहते हुए बिना किसी परिचय पत्र के 30 साल हो चुके हैं। विदाउट परमिट्स, यहाँ पे रहने की उनके पास कोई अनुमति नहीं है। बट विद राशन कार्ड दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके राशन कार्ड बन गए हैं जिससे वोटर लिस्ट में उनके नाम जुड़ गए हैं। एंड इनेबल देम
them to buy grain, और जिससे वो लोग अब अनाज खरीदने के योग्य हो गए हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और स्टूडेंट उनके लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है जो कि उनको जीवित रखने के लिए जरूरत है एक आइडेंटिटी की अपेक्षा। If at the end of the day we can feed our families, अगर दिन की समाप्ति तक हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, खाने पीने के लिए मिल जाता है, and go to bed और सो जाते हैं without an aching stomach, बिना पेट दर्द किए, यानी पर्याप्त हमें पेट भर के खाना मिल जाता है, we would rather live here than in the field that gave us no grain। तो वो कहते हैं यहाँ पे हमारा रहना अच्छा है वहां पे जहां पे हमें खाने के लिए नहीं मिलता। से a group of women, एक वुमेन के समूह ने कहा, in tattered sarees, जो कि फटी हुई साड़ी पहने हुई थी, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, और लेखिका कहती है कि जब मैंने उन वुमेन के समूह में से वुमेन से पूछा कि उन्होंने अपना इतनी सुंदर भूमि और मैदान और नदी को क्यों छोड़ दिया, whenever they find food, they pitch their tents, और वो बताते हैं कि जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है वहीं पे वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं, that become transit homes, जो उनका एक टेम्पोररी घर बन जाता है। Children grow up in them, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं, becoming partners in survival, और रोजी रोटी कमाने के लिए उन लोगों के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जो लोग सीमापुरी में रहते हैं उनका मतलब ही है कि वो लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा करके किसी तरह से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं उनकी रोजी रोटी कमाने में। थ्रू द इयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और अब ये उन लोगों का एक अच्छा कार बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी से वो अपने सिरों के ऊपर एक छत है, ये उनके लिए मतलब एक शेल्टर है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, और यद्यपि ये भले ही चूती हो उनकी छत, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहब से, साहब कहता है कि उसे कभी कभी 1 रुपया और कभी कभी 10 रुपया मिल जाता है। His eyes lighting up, और जब 1 रुपया या 10 रुपया मिल जाता है तो उसकी आंखें जल चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब उसे उस कूड़े कचरे में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, you don't stop scrounging, तो उसे कूड़े कचरे में वो सिक्का खोजने के लिए कोई रोकता नहीं है। For there is hope of finding more, क्योंकि उसे और अधिक पाने की एक आशा रहती है। It seems that for children, बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है, garbage has a meaning different from what it means to their parents, इस गार्बेज का मतलब इन बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज ब्रेव इन बंडर, और बच्चों के लिए यह रास्ते से भरी चीज है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए तो ये केवल रोजी रोटी कमाने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, एक सुबह मैंने साहब को एक चारदीवारी के गेट के पास खड़ा देखा। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की क्लब, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, मैंने देखा कि साहब 2 यंग मैन को जो व्हाइट ड्रेस पहने हुए थे उनको देख रहा था। प्लेइंग टेनिस, वो लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही, हम सुबह कहता है कि उसे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, इसको देख करके उसे बड़ा संतुष्ट महसूस होता है। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इसीलिए वो फेंस के पीछे खड़ा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और वो कहता है कि जब इस ग्राउंड में कोई नहीं होता है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज,
साहब भी टेनिस शूज पहने हैं। That look extend over his discolored shirt and shorts, जो उसका डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट है उस पे बहुत ही अनमैचिंग दिखाई देता है। Someone gave them to me, और वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। He says in the manner of an explanation, और वो इसकी एक व्याख्या करते हुए बताता है the fact that they are discarded shoes, और तथ्य यह है कि वो छोड़े हुए ठुकराए हुए शूज हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के। किसी धनी लड़के ने उनको त्याग दिया है, उनको ठुकरा दिया है और वही उसे पहनने के लिए दे दिए। Who perhaps refused to wear them, जिसे शायद उसने पहनने से इनकार कर दिया। Because of a hole in one of them, क्योंकि उन जूतों में से एक शूज में एक होल है, एक सुराख है। Does not bother him, लेकिन इसकी उसे कोई चिंता नहीं है। For one who has walked barefoot, क्योंकि वो नंगे पैरी घूमता था। Even shoes with a hole is a dream come true, और एक ऐसा शूज जिसमें होल है, कम से कम उसका स्वप्न तो साकार हो रहा है। But the game he is watching, लेकिन जो गेम वह देख रहा है, so intently is out of his reach, बड़ी उत्सुकता से जिस गेम को वो देख रहा है ये उसकी पहुंच से बाहर है। This morning साहब is on his way to the milk booth, और आज की सुबह इस सुबह साहब दूध लेने के लिए जा रहा है। In his hand is a steel canister, और उसके एक हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है। I now work in a tea stall down the road, और आप वो कहता है, वो लेखक को बताता है कि वो आप रोड पे एक टी स्टॉल है, एक चाय की दुकान है, वहाँ पे काम करता है। He says pointing in the distance, और वह कुछ दूरी से पॉइंट करते हुए कहता है I am paid 800 rupees and all my meals, मुझे अब 800 रुपए मिलते हैं और मुझे भरपेट भोजन मिलता है। Does he like the job, I asked, मैंने पूछा कि क्या उसे यह काम पसंद है। His face I see, मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा has lost the carefree look, वो एक चिंता मुक्त लुक को खो देता है। The steel canister seems heavier than the plastic bag, जो उसके पास स्टील का कनेस्टर है वो एक प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी महसूस होता है। He would carry so lightly over his shoulder, जिसको वो बहुत ही हल्के ढंग से अपने कंधे पर ले जाता था उस प्लास्टिक के बैग को। The bag was his, बैग उसका था। The canister belongs to the man, और ये कनेस्टर उस व्यक्ति का है। Who owns the tea shop, जिसकी चाय की दुकान है। साहब is no longer his own master, साहब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, अब वह दूसरे का नौकर बन चुका है। तो स्टूडेंट, ये मैंने बताया आपको लेसन टू लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो तो कृपया इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, इसके सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत